और कहीं ना कहीं बिहार को एक ऐसे युग से निकालकर, लालटेन युग से निकालकर अगर बल्ब और बिजली तक किसी ने पहुंचाया तो नीतीश कुमार। और वहां पर भाजपा जो है तमाम तिक्रम आजमाने के बावजूद सत्ता से बाहर हो गई है, पूरी तरह से बना नहीं है। बैठकों का दौर है, इसका संयोजक कौन होगा, पीएम का चेहरा कौन होगा, इसके कन्वेनर कौन होंगे। मोदी लहर को रोकने के लिए तमाम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। इसमें एक बड़ी बात है कि सोनिया गांधी की जो पार्टी है कांग्रेस, उसके सांसद अगर कम भी जीत कर आएंगे तो नीतीश से या बाकी दलों की अपेक्षा तिनगुने चौगुने आने ही आने। देखिए, बिल्ली को बांधना हर कोई चाहता है तो कोई उसका पैर पकड़ेगा, लेकिन मुंह कौन पकड़ेगा। तो नीतीश कुमार ने कभी ये नहीं कहा है कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। नमस्कार, आप राजनीति नामा देख रहे हैं। देखिए, जहां पे हम दिन भर की बड़ी खबरों पे चर्चा करते हैं। आज का मुद्दा है कि विपक्षी एकता की जो बैठक हो रही है बेंगलुरु में, इसको लेकर कैसे कोई देखता है और इसके पीछे क्या कुछ कहानी चल रही है। आखिर विपक्ष को लीड कौन कर रहा है, आखिर विपक्ष नेता किसको मानती है, तमाम सारे मुद्दे हैं जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। हम पहला सवाल करेंगे अपने सीनियर पत्रकार से कि पटना के बाद बेंगलुरु में बैठक क्यों की गई? पटना में भी हो सकती थी। पटना जो है, पटना में सबसे पहले घटना हुई कि विपक्ष के 18 दल यहाँ पर नीतीश कुमार की अगुवाई में एकत्रित हुए। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, जब से मोदी लहर देश में चल रहा है, विपक्ष जो है समझ ही नहीं पा रहा है कि इस वेग को कैसे रोका जाएगा। नीतीश कुमार जब पहली बार भाजपा का साथ छोड़कर हटे थे, उस समय भी नीतीश के मन में यह था कि जितना ज्यादा एक बेहतर छवि नरेंद्र मोदी की थी, उस समय मीडिया ने उतनी अच्छी छवि नीतीश कुमार की बनाई थी। और कहीं ना कहीं बिहार को एक ऐसे युग से निकालकर, लालटेन युग से निकालकर अगर बल्ब और बिजली तक किसी ने पहुंचाया तो नीतीश कुमार थे। और कहा भी जाता है कि नीतीश कुमार का जो पहला कार्यकाल रहा जिसमें बीजेपी भी शामिल थी, काफी बेहतर था। लेकिन देखिए, महत्वाकांक्षाएं हर एक इंसान के अंदर होती है। पटना में बैठक हुई, इसमें यह तय नहीं हो पाया कि नेता कौन होगा। देखिए, बंगलोर में जो बैठक हो रही है उसमें 25 दल शामिल हो गए हैं। तो पटना के बाद बंगलोर को इसलिए चुना गया कि अगर उत्तर भारत की बात करें तो बिहार, यूपी दो बड़े स्टेट हैं। और अगर दोनों के लोकसभा सदस्यों की अगर हम गणना कर दें तो लगभग 120-125 जो है सांसद सदस्य यहाँ से चुन के जाते हैं। तो एक बड़ा माना जाता था पहले कि यूपी में जिस दल का कब्जा होगा, दिल्ली की सत्ता पर उसी का कब्जा होगा। तो इस बहाने बिहार में जो बैठक हुई उसमें नीतीश कुमार और लालू यादव और तेजस्वी यादव ये दमखम दिखाना चाहते थे सत्ता पक्ष को कि पटना से जो लड़ाई शुरू हुई है बंगलोर लेके जाया गया है। और बंगलोर चूंकि अभी हाल में वहां चुनाव हुआ है और वहां पर भाजपा जो है तमाम तिक्रम आजमाने के बावजूद सत्ता से बाहर हो गई है। तो अभी ताजा मामला है, इस कारण से बंगलोर को चुना गया है। अगला सवाल है कि एक पटना में बैठक होती है तो 18 पार्टियां की होती है, लेकिन बेंगलोर में जब हो रही है तो 25, जो 7 का जो है, क्या मामला है? देखिए, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे दल हैं जो इस बात का, अभी भी बहुत सारे दल नहीं है, जैसे ओवैसी की पार्टी इसमें शामिल नहीं है, ममता बनर्जी तो शामिल है लेकिन मायावती शामिल नहीं है। देखिए, मायावती भी एक बड़ा फैक्टर है यूपी में, दलित वोट बैंक उनके पास है। लेकिन बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे दल हैं जो अब उनको लगता है या तो वो भाजपा की तरफ जाएंगे या तो वो महागठबंधन की तरफ जाएंगे। देखिए, महागठबंधन अभी पूरी तरह से बना नहीं है, अभी बैठकों का दौर है। इसका संयोजक कौन होगा, इसमें पीएम का चेहरा कौन होगा, इसके कन्वेनर कौन होंगे, इन सब चीजों पर अभी चर्चा नहीं हुई। अभी चाय पे चर्चा हो रही है कि मोदी लहर को रोकने के लिए तमाम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। जिस तरह से भाजपा ने एक बड़ा सिगुफा छोड़ा है कि देश के या प्रदेश के विकास के लिए क्षेत्रीय दल जो हैं उनको, उनका पनपना कहीं ना कहीं विकास के गति को अवरुद्ध कर देता है। इस डर से भी जो जितने छोटे दल हैं वो अब एकत्रित होने लगे हैं। लेकिन जो छाता है, जिस छाते के नीचे इनको आना है, अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि नेता कौन। अच्छा, इसमें जिस तरह से बिहार में जो बैठक हुई है उसको नीतीश कुमार अगुवाई कर रहे थे, लेकिन जो बेंगलुरु में बैठक हो रही है उसको सोनिया गांधी अगुवाई कर रही है। आखिर विपक्ष का नेता कौन होगा? देखिए, ये काफी बढ़िया सवाल आपने प्रिंस जी पूछा है कि विपक्ष का नेता कौन होगा। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं जी। इन 40 लोकसभा सीटों में अगर महागठबंधन संयुक्त रूप से चुनाव लड़ता है तो अधिकतम 15 सीटें जदयू के खाते में जाएंगी और 15 सीटें आरजेडी के खाते में जाएंगी। बाकी 10 सीटों में कांग्रेस है, सीपीआई है, सीपीएम है
और बहुत सारे दल हैं जो अगर भाजपा में नहीं जगह मिलेगी तो वो भाग के फिर आ जाएंगे, तो उनको भी सीट देना पड़ेगा। ऐसे में 15 या 20 सांसद लेकर कोई भी व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, ये नीतीश कुमार भी जानते हैं। पर देखिए, एक नीतीश कुमार की छवि है शराबबंदी, बिहार में महिलाओं को आरक्षण, बेटियों को साइकिल योजना, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसके लिए विपक्ष जो नीतीश कुमार के साथ अब नहीं है, वो भी मानता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की नीति और नियत में खोट नहीं रहा है। अब चूंकि सत्ता है तो इधर से उधर होना है। लेकिन अगर कांग्रेस की बात जो आप कह रहे हैं कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में बैठक हो रही है, तो जो कर्नाटक है वहां किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। महाराष्ट्र में अगर कोई टक्कर दे सकता है भाजपा को शिवसेना के बाद तो कांग्रेस है। साउथ के सभी स्टेट में कांग्रेस है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। और जो नॉर्थ ईस्ट है वहां पर भी भाजपा ने धीरे धीरे अपना जनाधार बढ़ा लिया है। बिहार और झारखंड की बात छोड़ दे, देखिए दो बड़े, बिहार और झारखंड दोनों एक ही प्रदेश पहले हुआ करते थे, तो झारखंड में भी जो है संयुक्त मोर्चे की सरकार है और बिहार में भी महागठबंधन है। तो बिहार झारखंड में बैठक होगी तो जाहिर सी बात है कि वहां हेमंत सोरेन होंगे और यहाँ पे नीतीश कुमार होंगे। लेकिन जब बड़ी बैठक हो रही है, 25 दल है, इसमें एक बड़ी बात है कि सोनिया गांधी की जो पार्टी है कांग्रेस, उसके सांसद अगर कम भी जीत कर आएंगे तो नीतीश से या बाकी दलों की अपेक्षा 3 गुने 4 गुने आने ही आने। इसमें नीतीश कुमार की चर्चा हो रही थी, तो नीतीश कुमार को इस पूरे बैठक से या पूरी रणनीति से क्या फायदा हो? देखिए, एक कहावत है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। देखिए, बिल्ली को बांधना हर कोई चाहता है, तो कोई उसका पैर पकड़ेगा, लेकिन मुंह कौन पकड़ेगा? नीतीश कुमार को इसलिए आगे किया गया है कि नीतीश कुमार वाजपेयी सरकार में रहे, मंत्री रहे, 2 टर्म मंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री रहे, भाजपा के सहयोग से रहे, एक बार आरजेडी के सहयोग से रहे, अभी फिर आरजेडी और महागठबंधन के दलों के सहयोग से हैं। तो भाजपा को अगर राष्ट्रीय स्तर पर उसी की भाषा में कोई जवाब दे सकता है तो नीतीश कुमार हैं। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी लगता है कि अब समय आ गया है कि राष्ट्रीय फलक पर अपनी जो ताकत है, राजनीतिक सोच है, बिहार के राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, तो नीतीश कुमार ने कभी ये नहीं कहा है कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, पर हर कोई चाहता है, हर राजनीतिज्ञ चाहता है, हर दल चाहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूं या नेता हमें मान लिया जाए। तो ये अभी डिसाइड करना कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे या नहीं होंगे, लेकिन इस पूरे विपक्ष को एकत्रित करने में अगर कोई बड़ी भूमिका निभा रहा है तो वो नीतीश कुमार है। इन पूरे प्रकरण में बिहार की राजनीति पर क्या असर होगी, क्या लगता है? देखिए, असर तो बिहार की राजनीति पर ही पड़ना है। जो चर्चा है उसके अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तेजस्वी को बिहार की सत्ता सौंपकर नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति करेंगे। अगर वो प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं भी बनते हैं, लेकिन विपक्ष के महागठबंधन के अगर कन्वेनर भी बनते हैं तो स्टार प्रचारक होंगे। सभी प्रदेशों में इनको जाना पड़ेगा, बैठकें होंगी, सीट शेयरिंग होगा कि किस प्रदेश में अन्य दलों को कितना दिया जाए। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का प्रभाव है, कांग्रेस भी चाहेगी कि उसको मन मुताबिक सीटें मिले, अन्य जो छोटे छोटे दल हैं उनको भी चाहिए। इसी तरह कई प्रदेशों में सबको एकत्रित करना है। तो नीतीश कुमार को लेकर अगर कोई असर पड़ता है तो बिहार की राजनीति पर भी बड़ा असर पड़ेगा। लालू यादव क्यों ज्यादा एक्टिव है? क्योंकि कयास लगाया जा रहा है, जिस तरह से लोगों का कहना है कि लालू यादव अस्वस्थ होने के बावजूद भी अपने जिस स्थिति है उससे ज्यादा कहीं ना एक्टिव दिख रहा है, क्या कारण है? देखिए, लालू प्रसाद यादव जानते हैं कि देश की जो मौजूदा राजनीति है, ऐसे वक्त में अगर वो नीतीश कुमार के साथ हैं और नीतीश कुमार को उन्होंने वादा किया है प्रधानमंत्री बनवाने का, विपक्ष का चेहरा बनवाने का, तो लालू प्रसाद यादव का प्रभाव आज भी विपक्षी दलों में नीतीश कुमार से ज्यादा है। कांग्रेस के साथ लालू के काफी बेहतर संबंध सभी तमाम दलों के साथ हैं। और लालू यादव जानते हैं कि जैसे केंद्र की राजनीति की तरफ नीतीश कुमार अग्रसर होंगे, बिहार की सत्ता पुनः उनके पुत्र के पास आ जाएगी। और हर कोई चाहता है कि अपने जीवन काल में, क्योंकि लालू प्रसाद यादव लंबे वक्त तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उनकी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही, और बिहार में अपनी खोई हुई जमीन राजद ने पुनः स्थापित कर ली है। तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव इसलिए एक्टिव हैं कि तेजस्वी को उनकी उचित भूमिका बिहार में मिल जाए। इन सभी प्रकरण में जिस तरह से सोनिया गांधी आज जिस तरह से वार्ता की, सभी से मुलाकात की, आज बैठक भी था बेंगलुरु में, इसमें कांग्रेस की भूमिका क्या होगी? देखिए, अगर संयुक्त विपक्ष बनता है तो उसमें सबसे बड़ा घटक दल कांग्रेस ही होगा।
और ऐसे में जब सबसे बड़ा घटक दल कांग्रेस होगा, सबसे ज्यादा सांसद कांग्रेस के जीत के आएंगे, तो सवाल ही नहीं उठता कि कांग्रेस की भूमिका नहीं होगी, कांग्रेस निर्णायक भूमिका में होगी। अगर मान लीजिए कि जोड़ तोड़ गठजोड़ से सरकार बनती है, तभी किसी अन्य दलों के नेता को प्रधानमंत्री के तौर पर आगे किया जाएगा। अगर मान लीजिए कि बाकी दल बाहर से समर्थन करते हैं और कांग्रेस को ठीक ठाक सीटें आ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं सोनिया गांधी के नाम पर ही अंतिम सहमति बन जाएगी। अगला सवाल की ओर बढ़ते, आखिरी सवाल है, नरेंद्र मोदी को क्या लगता है विपक्ष टक्कर दे पाएगी? क्योंकि जिस तरह से हालात हैं, जिस तरह से सभी लोग गोलबंद हुए हैं। देखिए, ये सवाल हर भारतीय के मन में है कि जो मोदी लहर 2 बार मोदी लहर रहा, देखिए विपक्ष इसके लिए खुद जिम्मेवार है। जहां पर विपक्ष को महंगाई को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन करना चाहिए, विपक्ष बिखरा हुआ है। विपक्ष के नेता अपने प्रदेश के क्षेत्रीय दलों से लड़ने की बजाय अगर राष्ट्रीय फलक पर आते, किसान आंदोलन का मुद्दा था, बहुत बड़ा मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था, वहां पर वो काफी पीछे रह गए। और कहीं ना कहीं जो इन लोगों की घटक दल बदलने की जो आदत है, इससे भी अविश्वास का वातावरण है। नीतीश कुमार राजद के साथ जाते हैं, भ्रष्टाचार का मामला आता है, राजद का साथ छोड़कर भाजपा के साथ आ जाते हैं। भाजपा बड़ा दल होता है, बावजूद इसको नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाता है। इसी तरह आपने देखा होगा महाराष्ट्र में क्या हुआ, महाराष्ट्र में भी भाजपा सत्ता में आ गई, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, तो कई प्रदेशों में भाजपा ने आजमाया, सभी राजनीतिक दल करते हैं। तो फिलहाल जो लग रहा है कि जब तक विपक्ष एकजुट होगा, काफी देर हो गया होगा, और ऐसे में मोदी की राहें फिर आसान हो जाएगी। तो आपने देखा और हमने आपको पूरी तरीके से गणित को समझाया कि आखिर विपक्ष की जो बैठक बेंगलुरु में हो रही है, इसका फलस्वरूप क्या निकलने वाला है, पर्दे के पीछे क्या होगी, कांग्रेस की क्या भूमिका होगी, इसमें नीतीश कुमार को क्या मिलेगा, अगला रणनीति लालू यादव की तरफ से क्या होगी, क्या सोचकर लालू यादव अपने से ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हैं, तेजस्वी यादव भी इसमें ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। सभी चीज़ों पे हमने आपका ध्यान आकर्षित किया और बताया कि किस तरह से क्या क्या चल रहा है बिहार की राजनीति में और देश की राजनीति में। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।